और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया है। पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक को 7 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। नवाब मलिक अब 3 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे, जहां उनसे इस मामले में पूछताछ होगी और ये 8 दिन की रिमांड ईडी की कस्टडी में रहेंगे नवाब मलिक। पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने अपना पक्ष रखा कि क्यों उन्हें नवाब मलिक की रिमांड मिलनी चाहिए। इसको सुनने के बाद, सारी बातें सुनने के बाद नवाब मलिक को 3 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया है पीएमएलए कोर्ट ने। संदीप, क्या जानकारी है, बताइए। जी, निश्चित रूप से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तमाम दलीलें पेश की जो है पीएमएलए कोर्ट में, और तमाम दलीलों को सुनने के बाद देखिए बचाव पक्ष ने भी दलीलें पेश की। इनफैक्ट कंफ्यूज करने का भी प्रयास किया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और कोर्ट को जो है बचाव पक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि सलीम फ्रूट की जमीन है या सलीम पटेल की जमीन है, तो इन सारी चीजों की दलीलें दी गई थी बचाव पक्ष की तरफ से। इसके अलावा बचाव पक्ष ये भी कह रहा था कि इस मामले को टेरर फंडिंग से जोड़ा नहीं जाए। इस मामले को लेकर के उन्होंने विरोध दर्ज करवाया, लेकिन तमाम दलीलों को सुनने के बाद जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कहीं ना कहीं कोर्ट ने मानी है और इसीलिए उन्हें 7 दिन की जो कस्टडी है वो दे दी गई है। अब नवाब मलिक को जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सेल में अपनी दिन और रातें गुजारनी पड़ेंगी और आने वाले दिनों में आगे वो जांच में किस तरीके से सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला को आज जल्द से जल्द शुरू कर रहा हूं क्योंकि बड़ी खबर है, नवाब मलिक को लेकर बड़ी खबर है, उस पर भी रहूंगा और आज कौन कौन सी क्लासेस लगाऊंगा आपको बताऊंगा। तो बिना वक्त गवाए पाठशाला की शुरुआत। सबसे पहले आपको जल्दी से बताऊं पाठशाला में आज क्या क्या है आपके लिए। पाठशाला में आज नवाब मलिक के दाऊद कनेक्शन का चैप्टर खोलने जा रहा हूं और क्यों नवाब मलिक का नाम दाऊद इब्राहिम से जुड़ रहा है आपको यह बताऊंगा। साथ ही आपको मलिक के नवाबी तेवर की क्लास लगाकर भी बताऊंगा। भाई साहब ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं गिरफ्तार होने के बाद, तो जरा ये जो नवाबी तेवर हैं इनकी भी क्लास लगेगी। साथ ही हम आपको सैलरी बढ़ाने और आईफोन बांटने वाले नेताओं का चैप्टर भी बताएंगे। जहां कोरोना काल में लोगों की सैलरी कम हो गई, नेता किसको सैलरी बढ़ाकर दे रहे हैं और आईफोन बांट रहे हैं, यह भी जरा आपको आज बताऊंगा पाठशाला में। और रूस और यूक्रेन के बम आपकी जेब पर कैसे गिरेंगे इसका भी जिक्र होगा। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। आज पाठशाला में सबसे पहले एक ऐसे नेता का जिक्र जिसे एक जमाने में पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पार्टी से निकाल दिया गया। एक ऐसा नेता जिसे एक जमाने में भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री पद छोड़ना पड़ा। एक ऐसा नेता जिसे सरकारी अफसर पर आरोप लगाने के बाद कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। एक ऐसा नेता जिस पर अब अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के गंभीर आरोप लग रहे हैं। यह प्रोफाइल है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शरद पवार के करीबी नवाब मलिक का, जिन्हें आज ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और मामला दाऊद इब्राहिम से, डी कंपनी से जुड़ने की भी बातें निकल कर आ रही। अभी हमने आपको ब्रेकिंग भी बताई कि 8 दिन की रिमांड ईडी को दे दी गई है नवाब मलिक की, यानी 8 दिन अब वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे और उनसे पूछताछ होगी। अब ऐसी प्रोफाइल वाले नेता के तेवर आपको दिखाना चाहता हूं। नवाब मलिक को जब ईडी दफ्तर से मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था, तब वो एक योद्धा की तरह ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे थे। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, हाथ उठाकर मुक्का दिखा रहे थे, हवा में लहरा रहे थे मीडिया के कैमरे के सामने, फिर मुस्कुराए, हंसने लगे, चेहरे पर खुशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग जीत कर आए, जैसे उन्होंने कोई मेडल जीत लिया है।
जैसे कोई आजादी की लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों को अभी अभी बाहर छोड़कर आए हो, ऐसा एक्सप्रेशन था उनके चेहरे पर कि अंग्रेजों को अभी छोड़ आया बाहर, अब इंडिया आजाद, चलो बहुत बढ़िया। और कहने लगे मैं झुकूंगा नहीं, मुझे गिरफ्तार किया। लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, ऐसा लग रहा है इस तस्वीर को देखकर कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी अभी जैसे यूक्रेन और रूस के बीच में समझौता करा के लौटे हैं, दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा लिया। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा हो तो ऐसा लग रहा है जीत गया। हंसी देखिए चेहरे पे, ऐसा लग रहा है कि घर वालों ने मन्नत मांगी थी कि लड़का जो है वो अरेस्ट होगा तभी जाकर हमारी मुराद पूरी होगी, तो घर वालों की मुराद पूरी की हो, ऐसे भाव दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये तस्वीरें इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि एक दूसरा पक्ष है। एक तरफ तो ये योद्धा बन रहे हैं, हीरो वाला भाव है, दूसरी तरफ भाव जो है वो ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जानबूझ के कर रहे हैं। ये जो इनके भाव हैं जिसमें हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो इसलिए है जैसे स्कूल में नहीं होता था कि टीचर से होमवर्क नहीं करने पे 5 बेत पड़ी और उसके बाद 5 बेत खाने के बाद सर छोड़ दीजिए, सर छोड़ दीजिए, और उसके बाद पलटते थे दोस्त लोग की तरफ तो क्या बोलते थे, नहीं लगा, फर्क ही नहीं पड़ा। या कॉलेज में दोस्त यार खड़े हैं, लड़कियां खड़ी हैं कॉलेज की और बाइक जो है घन घन घुमा रहे हैं और उसके बाद स्लिप करके गिर गए, सब हंसने लगे तो उठ के खड़े होकर झाड़ दिए, कुछ हुआ ही नहीं। दूसरे बोले पैंट फट गई, जींस फट गई है, जींस फटी नहीं है, यही फटी जींस वाला फैशन था। तो नवाब मलिक के इन एक्सप्रेशंस को आप देखिएगा तो बेसिकली वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं शहीद हूं क्योंकि मैं इस सरकार के खिलाफ बोल रहा था, इसलिए मुझे जो है फंसा दिया गया है। तो चेहरे पर हंसी लाई जा रही है, आ नहीं रही है, ये लाई जा रही है, ये मैसेज देने के लिए है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, पर दिख रहा है मलिक साहब। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप लगे, कोई मामूली आरोप नहीं है। नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों से मुंबई में जमीन खरीदी, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। पूरा मामला आपको बता देता हूं, पहले सुन लीजिए। आरोप है कि नवाब मलिक और उनके परिवार से जुड़ी कंपनी है सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, SIPL। इसने मुंबई के कुर्ला में LBS रोड पर एक जमीन खरीदी। जमीन खरीदने की डील 2003 में शुरू हुई और साल 2007 में जमीन का सौदा हुआ। यह जमीन सलीम पटेल और सरदार शाह वली खान के से खरीदी गई। 2.80 एकड़ की जमीन की कीमत बोला जाता है कि उस वक्त 3 करोड़ रुपए थी। भाई मुंबई में जमीन सोना है। मुंबई में 1 BHK फ्लैट जो लोग खरीद लेते हैं, जिसमें टॉयलेट भी आपको हो सकता है कई बार बाहर मिले, या टॉयलेट में जाइएगा तो दीवार से सटे रहते हैं, ऐसे फंसे रहते हैं, ऐसा ऐसा घर बना के रखते हैं, वो भी लाखों करोड़ों में बिकता है। और उस मुंबई में 2 एकड़ करीब करीब 3 एकड़ जमीन की कीमत जो 3 करोड़ थी, उसे सिर्फ 55 लाख रुपए में खरीदा गया। आरोप है कि जमीन का मार्केट रेट 8,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर चल रहा था, लेकिन उसे 25 रुपए, 8,500 का रेट, और आरोप यह है कि उसे 25 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट पर खरीद लिया गया। ऐसी डील कोई हमारी भी करा दे भाई, हम भी करोड़पति हो जाएं। जमीन सौदे की डील में नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक के साइन भी थे। नवाब मलिक के परिवार ने साल 1973 में सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी का गठन किया। नवाब मलिक के परिवार के लोग कंपनी में डायरेक्टर हैं। फराज मलिक नवाब मलिक के बेटे 28 मई 2003 से 2 फरवरी 2019 तक निदेशक थे। आमिर मलिक नवाब मलिक के एक और बेटे, वो 28 मई 2003 से निदेशक हैं। महजबीन मलिक नवाब मलिक की पत्नी 28 मई 2003 से निदेशक। खुद नवाब मलिक निदेशक हैं 2 फरवरी 2019 से 20 जून 2019 तक। मतलब पूरी कंपनी परिवार चला रही है। एक जमीन की डील से नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड के संबंध होने के आरोप कैसे लगे, आपको यह भी समझना चाहिए। आरोप है कि कुर्ला की जमीन को जिन 2 लोगों से खरीदा गया, उन 2 लोगों के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, और उनके नाम क्या हैं? सलीम और सरदार शाह वली खान। सबसे पहले आपको सलीम पटेल के बारे में बताता हूं। सलीम पटेल दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का करीबी है।
वो दाऊद की बहन का ड्राइवर और बॉडीगार्ड रहा। आरोप है कि सलीम पटेल को ऐसी कई जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी हसीना पार्कर से मिली हुई। साल 2007 में सलीम पटेल को जमीन हथियाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। जमीन की डील में दूसरा नाम है शाह वली खान। शाह वली खान कौन है भाई? ये 1993 में जो बम धमाके हुए उसका दोषी है। फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहा है और इस पर आरोप था कि इसने टाइगर मेमन के कहने पर बीएमसी की इमारत और दूसरी जगहों पर बम रखे थे, बम रखने के लिए रेकी की। आरोप है कि जब यह जमीन खरीदी गई तब दोनों आरोपियों पर टाडा के तहत केस चल रहा था। उस समय कानून के मुताबिक टाडा के आरोपियों की जमीन सरकार अपने कब्जे में लेती है। ऐसे में सवाल है कि क्या नवाब मलिक ने इस जमीन को सरकारी कब्जे से बचाने के लिए इसे खरीदा था? कुछ देर पहले ही नवाब मलिक के अकाउंट से ट्वीट हुआ और वो ट्वीट कहता है कि कुछ ही देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। मतलब अभी जेल में जाने की नौबत चल रही है, यहां शेर व शायरी चल रही है, अलग ही लेवल पे है। ये शेर व शायरी मुझे तो लग रहा है कि कुछ देर के लिए अकाउंट इनका संजय राउत ने ले लिया होगा, वही लिखे होंगे। अब सवाल है कि, और ये अभी की तस्वीर आई है, अभी रिमांड पर भेज दिया गया, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। बहुत हंसमुख इंसान, सीखना चाहिए हंसमुख इंसान। अब सवाल है कि नवाब मलिक तक ईडी पहुंची कैसे, इसको समझना बड़ा जरूरी है। यह आपको ज्यादातर लोग नहीं बताना। असल में एक हवाला केस की जांच चल रही थी। एजेंसी जांच करते करते अचानक से नवाब मलिक का नाम सुनती है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़ी अवैध जमीनें और हवाला कारोबार की जांच करते हुए 15 फरवरी को ईडी ने मुंबई में कई जगह रेड की। मुंबई में 10 जगह रेड की गई, जिसमें दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार्कर, दाऊद का भाई इकबाल कासकर और गैंगस्टर छोटा शकील का रिश्तेदार सलीम कुरैशी की प्रॉपर्टी भी शामिल थी। कासकर जो पहले से ही जेल में है, उससे ईडी ने पिछले हफ्ते पूछताछ की। पूछताछ में दाऊद के भाई इकबाल कासकर ने यह दावा किया जा रहा है कि नवाब मलिक का नाम लिया, जिसके बाद ईडी नवाब मलिक तक पहुंची। ईडी दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची, छोटा शकील, हसीना पार्कर और जावेद चिकना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही। ईडी ने जांच तब शुरू की जब इसी महीने एनआईए ने डी कंपनी के खिलाफ यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जांच शुरू की। इसके बाद नवाब मलिक को आज दोपहर 2:45 पर अरेस्ट कर लिया गया। ईडी के मुंबई जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर नीरज कुमार ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया। नवाब मलिक के अरेस्ट ऑर्डर में यह लिखा गया कि ईडी ये मानती है कि नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दोषी हैं, इसलिए नवाब मलिक को गिरफ्तार किया जाता है। पिछले साल ही बीजेपी ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप लगाए थे। अच्छा, वो आरोप क्या थे वो आपको बताऊं, उससे पहले जो नई तस्वीरें आई हैं आपको वो दिखा देता हूं। ये तस्वीरें आई हैं, जरा देखिए, जिसमें नवाब मलिक जो है अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस तस्वीर को आप देखिए, ये नवाब मलिक को ईडी पूछताछ के लिए ले जा रही है और नवाब मलिक के चेहरे के भाव देखिए। इनको ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्टर ने बताया था कि यही वाला सीन करना है, उसके बाद अगला पन्ना दिया ही नहीं, तो वही वाला बार बार किए जा रहे हैं। तो ये रात की तस्वीर है, अभी की तस्वीर है। ईडी ने कस्टडी हासिल की है, रिमांड हासिल की है नवाब मलिक की। अब आपको यह भी बता दूं कि नवाब मलिक की अगर रिमांड मिली है तो पीएमएलए कोर्ट ने रिमांड तभी दी होगी जब ईडी ये साबित कर पाया कि उनके पास पूछताछ की गहन वजह है और सबूत दिखाए होंगे। तो ये भाई साहब जितना मुस्कुरा लें, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर अंदर दुख दुख कर रहा है। ऊपर से कुछ, अंदर कुछ चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। और ऊपर ये नहीं करेंगे तो बाहर कैसे मामला बनेगा? ये देखो कितना जबरदस्त आदमी है, ये ईमानदार है तभी ना इतना निडर है। स्क्रिप्ट। अच्छा, नवाब मलिक का भी पक्ष आपको बता देता हूं। नवाब मलिक ने यह बात मानी कि उन्होंने कुर्ला में जमीन खरीदी। नवाब मलिक का कहना है कि उस जमीन पर एक गोदाम था जो सॉलिडस कंपनी को लीज पर चाहिए था। जमीन एक महिला मुनीरा प्लम्बर की थी।
उसने खुद नवाब मलिक को अप्रोच किया, सर जमीन ले लीजिए। फिर कहा कि वो इस जमीन को बेचना चाहती है। जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी सलीम पटेल के नाम की। नवाब मलिक का यह कहना है कि वो पटेल के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते थे। बताइए, ये वो नवाब मलिक है जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर भी कहा जाता है। ये अभी शाहरुख खान का लड़का जेल चला गया था, हर दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि आज ये खुलासा करूंगा, आज वो करूंगा। दुनिया भर की जानकारी थी इनके पास, लेकिन जब ये जमीन खरीदने गए तो इनको पता नहीं था कि किससे खरीद रहे। गजब नहीं है? नवाब मलिक ने यह भी बताया कि उस जमीन का 300 मीटर का हिस्सा सरदार शाह वली खान के नाम था, जिसके पिता वहां वॉचमैन थे। नवाब मलिक के मुताबिक सरदार शाह वली खान को उसकी जमीन के बदले पैसे दिए गए थे कि भाई तुम हमको ये जमीन हमारे नाम पर कर दो। अब आप सोचिए कि मुंबई में एक वॉचमैन के पास इतनी जमीन कैसे है, यह भी नवाब मलिक के सपने में भी नहीं आया। अभी हालांकि देवेंद्र फडणवीस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां आपको लिए चलता हूं। अगर हसीना पारकर को वहां मिलते, दाऊद को मिलते, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडी को यह कार्रवाई करनी पड़ेगी और सभी राजनीतिक दलों ने इस कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से अगर अंडरवर्ल्ड के साथ सीधे व्यवहार होते रहेंगे, और जो लगातार ये बात कही गई कि पिछले समय दाऊद ने देश के अंदर जितने बम विस्फोट किए, भले ही आईएसआई की मदद से किए होंगे, लेकिन उसका टेरर फंडिंग उसने इंडिया में ही जमा किया और इस प्रकार के डील से ही जमा किया। इस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के ऊपर और बड़े पैमाने पर उस जमाने में जो व्यवहार जमीनों के किए गए अंडर वैल्यूएशन करके, और उसमें जो ब्लैक मनी दिया गया, वो ब्लैक मनी टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया गया। और इसलिए मुझे लगता है कि आज की जो कार्रवाई है उसको कोई तरीके से राजनीतिक कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। देश के दुश्मनों को अगर कोई मदद करता है तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, और वो कार्रवाई की गई है। तुम्ही आता खुलासा केला होता पत्रकार परिषद घेऊन, सगळ्यात आधी तुम्ही खुलासा केला होता, तुम्ही काय पुरावे ईडीकडे दिले होते का तेव्हा? माझ्याकडे जे कागदपत्र होते ते सगळे मी ईडीलाही पाठवले होते, एनआयलाही पाठवले होते, सीबीआयलाही पाठवले होते। मी त्यावेळेसच घोषित केलं होतं की याची कॉम्पिटंट अथॉरिटी कोण आहे मला माहिती नाही, आणि मी जे काही कॉम्पिटंट अथॉरिटीज आहेत त्यांच्याकडे जे माझ्याकडे होतं ते पाठवून दिलं होतं। देवेंद्र फडणवीस वो शख्स हैं जिन्होंने उस डील के कागजात को सबसे पहले सामने रखा था। भैया इसको चेक कीजिए, चल क्या रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में नवाब मलिक के जाना पहचाना और बड़ा नाम है। पिछले कुछ समय से वो आर्यन खान के केस को लेकर चर्चा में रहे। नवाब मलिक ने आर्यन खान की गिरफ्तारी पर एनसीबी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया था। नवाब मलिक एनसीबी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी। उनके पास अल्पसंख्यक कौशल तो बहुत है उनके पास, विकास भी बहुत हुआ और उद्यमिता विभाग भी है। नवाब मलिक मुंबई से 5 बार के विधायक हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 5 करोड़ 74 लाख रुपए है। नवाब मलिक की पत्नी महजबीन मलिक की कई कंपनियों में हिस्सेदारी है। नवाब मलिक के 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। नवाब मलिक 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1999 में वो महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में मंत्री बने। साल 2001 में समाजवादी पार्टी ने नवाब मलिक को एंटी पार्टी एक्टिविटी के आरोप में पार्टी से निकाल दिया था। इसके 4 दिन बाद वो एनसीपी में चले गए। साल 2004 में नवाब मलिक नेहरू नगर सीट से एनसीपी की टिकट पर तीसरी बार विधायक बने। साल 2005 और 6 में विलासराव देशमुख सरकार के दौरान नवाब मलिक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मतलब पहला बार नहीं है, पहले भी उन्हें मंत्री पद से तब इस्तीफा देना पड़ा था। इस बार नहीं देंगे क्योंकि ममता बनर्जी समझा रही हैं शरद पवार को फोन पे बात करके कि इस्तीफा मत लीजिएगा, कमजोर पड़ जाइएगा। 2009 और 19 में नवाब मलिक चौथी और 5वीं बार एनसीपी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। साल 2020 में शरद पवार ने नवाब मलिक को एनसीपी मुंबई का अध्यक्ष भी बना दिया। नवाब मलिक पर गंभीर आरोप है, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को शरद पवार ने धर्म से जोड़ दिया। अब ये वाला एंगल तो आना ही था, बिना उसके एक इनकी हंसी मेंटेन करो ताकि उससे लगे कि ईमानदार आदमी है, लड़ने वाला आदमी है, इसलिए एकदम निडर होके ये भाव दे रहा।
दूसरा, अब इसमें धर्म का एंगल आया। शरद पवार आरोप लगा रहे हैं कि नवाब मलिक मुसलमान हैं, इसलिए उनका कनेक्शन दाऊद से जोड़ा जा। अब बताइए, ना जमीन की बात, ना कैसे पैसा कम हुआ ज्यादा हुआ, दाऊद के लोग थे नहीं तो कुछ नहीं, मुसलमान हैं इसलिए दाऊद से जोड़ दिया। अब कल को बताइए, दाऊद इब्राहिम को ये लोग ले आए यहां, सरकार यहां पकड़कर ले आए, तो हो सकता है कोई लोग ये भी कह दें कि दाऊद इब्राहिम मुसलमान है इसलिए बेचारे को टेररिस्ट बता रहे हैं। कुछ भी हो सकता है इस देश में। उन्होंने, शरद पवार ने आरोप लगाया कि बीजेपी के सामने अगर कोई विपक्षी मुस्लिम है तो वो ऐसा ही करते। अरे भाई मुझे बताइए, अभी सरकार ने बताया कोर्ट को कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, इन तीनों ने जो 22,000 करोड़ रुपए की या 21,000 करोड़ का गबन किया था, उसमें से 18,000 करोड़ वसूल लिए। अब इनमें से तो कोई मुसलमान नहीं है, कार्रवाई होने रही है। हर चीज में धर्म क्यों जोड़ते हैं? शरद पवार ने कहा कि जब वो सीएम थे तब भी उनका नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ने की कोशिश की गई थी, तो आप तो मुसलमान नहीं थे शरद पवार जी। आपके तर्क पर आप ही ठीक नहीं बैठ रहे। आपका नाम भी दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था, तो आप तो मुसलमान नहीं थे ना। ये लोग सेंटिमेंट्स जुटाने की कोशिश करते हैं, ये मामला गलत है। फैक्ट पे कार्रवाई की बात कीजिए ना भाई, नहीं होगा फैक्ट कैसे चलेगा, मामला खत्म हो जाएगा। यहां का मामला वहां पहुंचा देते हैं। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार राजनीतिक बदला बता रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक आपात बैठक भी कर ली है। बैठक में अजीत पवार थे, बाला साहब थोराट थे, अशोक चव्हाण जैसे बड़े बड़े नेता को बुला लिया गया कि क्या किया जाए, अब बताओ। गंभीर आरोप के बावजूद महाराष्ट्र सरकार नवाब मलिक को मंत्री पद से हटाने के मूड में नहीं है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार के तीनों दल इसको लेकर एकमत है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने भी शरद पवार को फोन किया। ममता ने पवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। ममता बनर्जी को इस केस का कितना पता है, नहीं पता है, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन ममता बनर्जी ने फोन कर दिया कि मैं आपके साथ हूं। ममता ने नवाब मलिक को ना हटाने की सलाह भी दी। महाराष्ट्र में आप इन चीजों को देखिए और समझिए कि इस देश में कैसे, या तो फिर बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस पर जांच होती है वो यही कहता है कि ये मामला तो ऐसा है। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं, ईडी जो है वो 2000 से ज्यादा केसेस की जांच कर रही है देश के अंदर, लेकिन जैसे नाम नेता का आएगा, ईडी जो है वो सरकार की टूल बन जाएगी और सब पाक साफ हो जाते हैं। महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन गठबंधन की यह सरकार कई विवादों में गिरी। अब जैसे मैं आपको बताऊं, याद कीजिए, चलिए ठीक है, मान लें कि इनका मुस्लिम एंगल कुछ हो थोड़ी देर के लिए। अब इनका नाम आपने सुना होगा, अनिल देशमुख। ये भाई साहब कौन है? ये इस महाराष्ट्र में सरकार में गृह मंत्री रहे भाई, अब पूर्व हो गए, लेकिन इनको भी ऐसे ही बचाया गया था। और इन पर क्या आरोप लगा था? वसूली का आरोप लगा था, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। अभी जेल में ये भाई साहब, जेल में। अब हो सकता है कि नवाब मलिक से अच्छी दोस्ती होगी तो नवाब मलिक भी जेल पहुंच जाएंगे, तो दोनों का वक्त कटेगा। नवाब मलिक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, नवाब मलिक, ये भाई साहब, इनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया। इसके बाद तीसरा नाम है परमबीर सिंह। परमबीर सिंह, ये भाई साहब पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर। इन पर 5 वसूली के केस, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ये कैसी सरकार चल रही है कि समझ ही में नहीं आता कि गृह मंत्री जेल, मंत्री जेल, कमिश्नर के जेल जाने की नौबत। ये कौन सी सरकार चल रही है भाई? कैसा सिस्टम चल रहा है? और उसके बाद जब गिरफ्तारी हो जाती है तो गंभीर बात कहने की बजाय मुसलमान एंगल, तो ये एंगल, तो वो एंगल, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या मैसेज देते हैं ये लोग? इस खबर पर लगातार आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल दूसरा चैप्टर खोलता हूं। पाठशाला में अब सोशल साइंस की क्लास। दुनिया पर महंगाई का अटैक होने वाला है।
और बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं क्योंकि रूस और यूक्रेन विवाद के कारण कच्चा तेल $100 पर बैरल के करीब पहुंचने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन भिड़ रहे हैं, हमारा क्या? आपका है। आम आदमी की सैलरी नहीं बढ़ रही। कोरोना के कारण हजारों लोगों की नौकरी जा चुकी है, लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी में इजाफा हो रहा है। रूस यूक्रेन विवाद का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा वो अभी अगले चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक हैरान करने वाली खबर बताऊं। जिन लोगों पर जनता को राहत देने की जिम्मेदारी है, अब जैसे हिजाब विवाद, कर्नाटक के विधायकों की सैलरी, ये पूरा हिजाब विवाद चलता रहा, कर्नाटक में ये हो रहा है वो हो रहा है, यहां प्रदर्शन वहां प्रदर्शन, इसके बीच में विधायकों ने अपनी सैलरी बढ़ा ली। मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक मंत्री वेतन और भत्ता विधेयक 2022 और कर्नाटक विधानमंडल वेतन पेंशन और भत्ते संशोधन विधेयक 2022 को पारित भी कर दिया गया। आप बुर्का और हिजाब में ही रह गए या नेताओं ने सैलरी पार करा ली? सैलरी बढ़ाने वाले दोनों ही विधेयक जो है वो बिना किसी चर्चा के पास हुए, मतलब चर्चा भी नहीं हुई। पैसा बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ। जब सबको मजा आ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, तो क्या दिक्कत है? फिर इसमें चर्चा क्या करनी? कोई विरोध करेगा? विधेयक आया और पास हो गया। हिजाब को लेकर बीजेपी कांग्रेस भिड़ रहे हैं आपस में, लेकिन सैलरी वाले बढ़ाने का मामला आया तो सब दोस्त, अरे वाह दोस्त, हाथ मिलाओ, क्या चीज लाए। ऐसा भी नहीं है कि सैलरी 5% बढ़ी या 10% बढ़ी। आप देखिए कर्नाटक के अंदर सैलरी जो बढ़ी है, जरा हिसाब देखिए। एमएलए और एमएलसी, इन दोनों की सैलरी कितनी बढ़ा दी गई? 60% सैलरी बढ़ गई। अब आप सोचिए 60%। अब मुझे ये बताइए, ये लोग कोरोना काल में ऐसा क्या तूफानी कर दिए कि सैलरी में 60% का जंप आना चाहिए? आपकी घट गई, दूसरों की घट गई, इनकी बढ़ गई। अच्छा, मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं, सीएम और जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई 50% का जंप। सीएम, मंत्रियों और विधायकों की बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल से, गजब है। दिन भी बढ़िया चुने, 1 अप्रैल, फूल डे, अप्रैल फूल। 50 से 60% सैलरी बढ़ने के बाद कर्नाटक के सीएम, मंत्री, विधायकों की सैलरी कितनी हो गई या पहले कितनी थी, यह भी आपको बता देता हूं। मुख्यमंत्री की जो सैलरी है वो पहले 50,000 रुपए थी, अब वो बढ़कर 75,000 रुपए हो। अब ये 75,000 ही नहीं मिलता है, बाकी चीज भी जोड़ के मिलता है। ऐसा नहीं है कि 75,000 मिल रहा है या 50,000 ही मिल रहा है, ये आपको बेसिक बता रहा है। विधानसभा स्पीकर की सैलरी 50,000 थी, वो बढ़कर 75,000 हो गई। मंत्रियों की सैलरी 40,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए हो गई। विधायकों की सैलरी 25,000 से बढ़कर 40,000 हो गई। इस इंक्रीमेंट के बाद मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर कुल जो सैलरी लेंगे वो 2 लाख रुपया महीना है। 2 लाख रुपया। यह अलग बात है कि सैलरी बढ़ने से सरकारी खजाने पर सालाना 92 करोड़ 40 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। यह केवल बेसिक सैलरी की बढ़त आपको बताई है। सैलरी के साथ मिलने वाले भत्ते भी बढ़ाए गए। सीएम, नेता, विपक्ष, डिप्टी स्पीकर का हाउस रेंट 80,000 से बढ़ाकर 1,20,000 रुपया कर दिया गया। हाउस रेंट 1,20,000 के घर में रहेंगे लोग, बताइए किराए पे। विधानसभा स्पीकर का हाउस रेंट 80,000 से बढ़ाकर 1,60,000 कर दिया गया। घर का रखरखाव भत्ता 25,000 से बढ़ाकर 35,000। अब इतना बड़ा बड़ा बंगला लीजिएगा तो रखरखाव में तो खर्चा आएगा ही। फ्यूल अलाउंस 1,000 लीटर महीना से 2,000 लीटर महीना कर दिया गया। ट्रैवल अलाउंस 30 रुपए पर किलोमीटर से बढ़ाकर 40 रुपए पर किलोमीटर कर दिया गया। सहायक भत्ता 3 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपया हो गया। सीएम को मिलने वाले भत्ते मंत्रियों को भी मिलते हैं, लेकिन विधायकों को कितने भत्ते मिलते हैं? सैलरी 25,000 से बढ़ाकर 40,000 प्रति महीना हो गई। उसके अलावा जो उनको मिलता है विधायकों को, एक तो मिलता है उनको पर्सनल असिस्टेंट रखने के लिए जो भत्ता मिलता है, पर्सनल असिस्टेंट भत्ता।
तो सैलरी इनकी 40,000 हो गई, 40,000। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट रखने के लिए 10K पर मंथ। अब ये 10,000 था, ये बढ़कर 20,000 हो गया, तो बढ़ा हुआ हाल आपको बताता हूं। तो 60,000 ये हो गया। फिर डेली अलाउंस जो मिलता है DA, वो पहले 2,000 रुपया था, अब इसको 2,500 रुपया कर दिया है, 2,500 रुपीज। और राज्य के बाहर जाइएगा तो ये 3,000 हो गया। इसके बाद है मीटिंग अलाउंस, ये 7,000 रुपया पर मंथ हो गया, बढ़कर पर मंथ मीटिंग करने के लिए। ट्रैवलिंग अलाउंस 40,000 से टीए DA सुनते हैं ना, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, ये 40,000 रुपये पर मंथ था, इसको बढ़ाकर अब 60,000 रुपया पर मंथ कर दिया। 25 रुपए पर किलोमीटर पहले मिलता था, 35 रुपए कर दिया गया। पेंशन 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। सैलरी बढ़ने से पहले एक विधायक को कुल 1 लाख रुपया मिलता था, 1 लाख सैलरी थी विधायक की। अब यह बढ़कर कितनी हो गई? 1,45,000 रुपये। बताइए, और इससे भी थोड़ी ज्यादा ही हो जाएगी। कर्नाटक में काफी समय से विधायकों की सैलरी बढ़ाने की मांग चल रही थी। अब जो सैलरी बढ़ी है उसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है वो भी सुन लीजिए। कहा यह जा रहा है कि 2015 में आखिरी बार सैलरी बढ़ाई गई थी, उसके बाद से सैलरी नहीं बढ़ी थी। पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत बढ़ गई है, मेडिकल अलाउंस काफी कम मिल रहा था, हाउस रेंट भी 2015 के मुकाबले बढ़ा है, इसलिए एक बार में, चूंकि 5 साल नहीं बढ़ा है, 6 साल नहीं बढ़ा है, तो एक ही बार में 60% बढ़ा दिया। तो इससे 4 साल बढ़ा लेते सर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मंत्रियों और विधायकों की सैलरी बढ़ने पर कह रहे हैं ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन फंड की कमी और आम जनता की परेशानी के सवाल पर बिना जवाब दिए चले गए। Once in 5 years, and there was a lot of discussion earlier also in this. In last 2 sessions also this was discussed, but we never brought it. And this time, since budget is on, this is not the first time it is happening. But COVID times, there's shortage of funds, common man is suffering, MLAs and minister salaries increase. So what do you have to say to that? मुख्यमंत्री जी से पूछा गया कि कोरोना काल है, खत्म हुआ है, लोग परेशान हैं, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, तो आप लोग सैलरी क्यों बढ़ा लिए? तो चले गए पलट के। विधायकों मंत्रियों की सैलरी तब बढ़ रही है जब कर्नाटक का कर्ज बढ़ रहा है। 2021 में CAG की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य का कुल कर्ज 3,19,000 करोड़ से बढ़कर 3,97,000 करोड़ हो चुका है। 78,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू कलेक्शन 14,535 करोड़ रुपए घट गया है। मतलब अपने राज्य में पैसा कम आ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी बढ़ा दी और सब ने मिलकर बढ़ाई है। किसी एक के लिए मत बोलिए, सब इसमें दोस्त यार है। मंत्रियों विधायकों की सैलरी बढ़ाना, उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी केवल कर्नाटक में नहीं हो रही। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आज बजट पेश किया और विधायकों को iPhone 13 गिफ्ट किया गया। गहलोत सरकार ने हर विधायक को iPhone 13 गिफ्ट किया। सभी 200 विधायकों को सरकार ने iPhone गिफ्ट किया। एक iPhone 13 की कीमत 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए होती है। गहलोत सरकार ने विधायकों के लिए 250 iPhone 13 खरीदे थे। तो कैलकुलेशन कीजिए कि ये जो विधायकों को iPhone दिया, अपनी जेब से देते तो दिक्कत नहीं था। ये जो विधायकों को iPhone दे रहे हैं, ये किसी और के पैसे से नहीं है, ये हमारे आपके पैसे से है। ये याद रखिएगा, iPhone 13 अपने पार्टी फंड से दे देते तो 250 iPhone है, 250 iPhone विधायकों के लिए खरीदा। और मान लें कि 1 लाख रुपया वाला खरीदा हो, भाई सस्ता क्यों देंगे? अब मेमोरी भी तो रहनी चाहिए ना। तो करीब करीब 2.5 करोड़ रुपया, ये जो हमारा आपका 2.5 करोड़ रुपया था, इससे अब नेता जो है वो निकलेंगे घर से तो iPhone चमकाएंगे कि iPhone है मेरे पास। आप और हम सोचते ही रह जाएं iPhone लें ना लें, EMI पर लें, कोई ऑफर चल रहा है कि नहीं, फलाना कार्ड पे कम हुआ कि नहीं। यहां 2.5 करोड़ का चला गया सबको iPhone।
यह पहली बार नहीं है कि जब अशोक गहलोत सरकार ने विधायकों को महंगा गिफ्ट दिया है। इससे पहले 2021-22 में बजट के बाद विधायकों को आईपैड दिए गए थे। मतलब बजट नहीं बन जाता है, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा काम कर दिए कि थोड़ा गिफ्ट भी रख लो। क्यों भाई आईपैड दे रहे हैं? उससे पहले के बजट के दौरान लैपटॉप दिए गए थे। गहलोत सरकार विधायकों के लिए नए आवास बना रही है। यानी पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, माननीय अपना और अपनों का ख्याल रखना नहीं भूलते। आम जनता बस सैलरी बढ़ने, आईफोन मिलने के सपने देखे नेताजी तो कर लेते हैं, उनको साइन ही तो करना है, पैसा तो हमको आपको देना है। पाठशाला में अब इकोनॉमिक्स की क्लास, आपकी जेब की बात। रूस और यूक्रेन का विवाद अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से केवल जंग की तरफ रास्ता दिख रहा है। रूस की फौज ने यूक्रेन को घेर लिया है। रूस को रोकने के लिए दुनिया के ताकतवर देश कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। आप सोचेंगे कि इकोनॉमिक्स की क्लास में रूस और यूक्रेन का चैप्टर क्यों लेकर आया हूं? वो इसलिए क्योंकि अगर रूस ने युद्ध शुरू किया तो टैंकों से निकले गोले कहीं भी गिरे, उसका विस्फोट आपकी जेब पर होगा। रूस यूक्रेन भले ही हमसे 5000 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा, यह याद रखिए। आज हम युद्ध के इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि युद्ध के कारण कितनी महंगाई यहां भारत में बढ़ सकती है। यह मत सोचिएगा कि ये लड़ रहे हैं, हमको क्या मतलब, वो लड़ेंगे और यहां हमको खर्चा उठाना पड़ेगा। रूस यूक्रेन के इस टकराव के बीच कच्चे तेल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसे समझना चाहिए। लंदन के इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज यानी आईसीई में अप्रैल के लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है वो देख लीजिए। तो कच्चे तेल की कीमत सबसे पहले देखिए, और इस कच्चे तेल की कीमत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सीधे सीधे अगर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी तो आपकी जेब पर असर डालेगा। अभी 99.38 डॉलर पर बैरल पहुंच चुका है। मतलब लगभग $100 एक बैरल की कीमत हो गई। और यह आखिरी बार ऐसा कब हुआ था? आखिरी बार ऐसा हुआ था सितंबर 2014 में कि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 के पार चली गई थी। यानी करीब 7 साल से ऊपर हो गया। 4 फरवरी को यह रेट $91 था और आज $99.38 हो चुका है। दुनिया में ज्यादातर कच्चे तेल के दाम ब्रेंट क्रूड के हिसाब से तय होते हैं। दुनिया में कच्चे तेल के 80% ट्रेड के लिए ब्रेंट क्रूड के रेट को ही रेफर किया जाता है। दरअसल कच्चे तेल के कई ग्रेड होते हैं जिनके अलग अलग दाम होते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल इनमें से एक उसका आप कह लीजिए कि ग्रेड है। यह अच्छे ग्रेड का कच्चा तेल है जो समुद्र के पास निकलता है। इसी से इसकी शिपिंग लागत भी कम आती है क्योंकि समुद्र के पास मिल जाता है। अब आप सोचिए कि रूस और यूक्रेन तो जंग लड़ेंगे, लेकिन एक जंग आपको भी लड़नी पड़ेगी और वो जंग होगी महंगाई से। क्रूड ऑयल के दाम $1 बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल इसकी कीमत $1 बढ़ती है तो आप पर क्या असर पड़ता है? तो आपको जो पेट्रोल डीजल मिलता है वो 50 से 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाता है। नेचुरल गैस के दाम $1 बढ़ते हैं तो सीएनजी की कीमत, वो सीएनजी आजकल तो बहुत सारी गाड़ियों में लोग सीएनजी लगवा लेते हैं, वो ₹4.5 पर केजी बढ़ जाती है। तो वहां कीमत बढ़ेगी, यहां आपकी जेब पर असर पड़ेगा। अब आप देखिए 91 से $99 तो ऐसे ही हो गया, $8 का ऐसे ही बढ़ गया। अब 8 से आप जोड़ लीजिए, $1 बढ़ने पर 50 पैसा भी अगर मान लीजिए तो $8 मतलब मान के चलिए कि ₹4 तो ऐसे ही बढ़ गया। ₹4 अभी ये कहां जाएगा पता नहीं,
अब आप पिछले साल कच्चे तेल का दाम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल उसकी स्थिति क्या थी। 2021 में सालाना औसत रेट $71 प्रति बैरल था और फरवरी 2022 में रेट कितना था? $99 प्रति बैरल, यानी करीब $28 पर बैरल दाम बढ़ चुका है। कच्चे तेल के दाम $10 बढ़ने पर भारत पर असर क्या पड़ेगा? जो इंपोर्ट बिल है वो 8,230 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 0.2 से लेकर 0.3% कम हो सकती है। आयात निर्यात घटेगा तो 9 से 10 अरब डॉलर बढ़ जाता है। आयात निर्यात घाटा जो है वो 9 से 10 अरब डॉलर बढ़ जाता है। महंगाई जो है वो करीब 0.1% बढ़ जाती है। भारत ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। भारत की स्थिति क्या है तेल के बारे में, तेल के मामले में, यह भी आप समझ लीजिए। भारत और तेल, भारत में स्थिति देख लीजिए। 86% कच्चा तेल जो है वो भारत जो है वो इंपोर्ट करता है। 86%। तो आप सोच लीजिए कि कीमत बढ़ेगी तो क्या हालत होगी। हर साल 150 करोड़ बैरल, 150 करोड़ बैरल ये भारत इंपोर्ट करता है। और एक बैरल जो होता है, एक बैरल, उस एक बैरल में करीब करीब मान के चलिए 156 लीटर पेट्रोल होता है। 156 लीटर, इतना तेल हम आयात करते हैं। रूस यूक्रेन के टकराव में तेल और गैस की सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा यह भी आपको समझना चाहिए। यूरोप का 1/3 गैस उत्पादन रूस में होता है। दुनिया का 10% तेल उत्पादन रूस में होता है। रूस से यूरोप को सप्लाई होने वाली गैस की 1/3 पाइपलाइन यूक्रेन से जाती है। वैसे रूस यूक्रेन विवाद में भारत की तेल गैस सप्लाई पर बड़ा असर नहीं पड़ना चाहिए, यह कहा जा रहा है, क्योंकि अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम रूस से जो आयात करते हैं वो बहुत कम है। 2021 में भारत ने रूस से प्रतिदिन 43,400 बैरल तेल खरीदा, जो कुल तेल आयात का सिर्फ 1% है। तो तेल की कमी नहीं होगी, लेकिन दुनिया भर में तेल अगर महंगा हो गया तो वो तो असर पड़ेगा, चाहे आप अमेरिका से मंगाइए चाहे कहीं और से मंगाइए। 2021 में भारत ने रूस से 18 लाख टन कोयला खरीदा, जो कोल आयात का सिर्फ 1.3% है। 2021 में भारत ने रूस से 25 लाख टन LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी खरीदा था। भारत की समस्या सप्लाई नहीं है, भारत की समस्या है कीमत, दाम, क्योंकि घरेलू तेल गैस के दाम इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस से सीधे जुड़े हुए हैं। वैसे तो तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन रिवाइज करती रही, लेकिन 111 दिन हो चुके हैं, 111 दिन जब पेट्रोल और डीजल के रेट फ्रीज हैं। अब यह मत सोचिएगा कि तेल कंपनियों को आपसे मोहब्बत हो गई कि पहले इतना बढ़ा के बेचारे लोग दिए हैं, रहने दो। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो इसलिए अभी तेल कंपनियां भी चुपचाप बैठी हुई हैं, लेकिन बहुत दिन नहीं बैठेंगी। उधर यूक्रेन और रूस में बम गिरेगा और इधर बढ़ी हुई कीमत का बम आपके ऊपर गिरेगा। दिल्ली में अभी पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे पर लीटर है और डीजल 46.67। ये तब है जब केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और राज्य सरकार ने वैट घटाया था। याद कीजिए, जब अक्टूबर 2021 में पेट्रोल डीजल के दाम ऑल टाइम हाई पर थे। क्रूड ऑयल जो है, ये 2021 का बता रहा हूं, अक्टूबर का क्रूड ऑयल जो था ये करीब करीब बैठ रहा था $86 पर बैरल, और पेट्रोल की कीमत तब क्या थी, ये दिल्ली का खाली अभी बता देता हूं, बाकी जगह मुंबई में वगैरह में और ज्यादा था। 110 रुपया
पर लीटर और डीजल 98 रुपीस का। अब जब क्रूड ऑयल $100 के करीब है, ये 86 था, अब ये $100 पहुंच गया है लगभग। अब आप बताइए, तो सोचिए क्या होगा, $14 बढ़ गया, यानी $14 का इजाफा है। और 50 पैसे अगर $1 बढ़ने पर बढ़ता है तो सीधे सीधे मान के चलिए करीब ₹7 बढ़ जाएगा। तो ₹7 बढ़ने पर अगर 110 पे होता तो 117 तो ऐसे ही हो जाता। अभी देखिए क्या होगा, चुनाव के बाद पता चलेगा। क्रूड के दाम बढ़ने से महंगाई पर कितना असर पड़ेगा? महंगाई दर तय करने वाले होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI बास्केट में 9% हिस्सा क्रूड से जुड़े प्रोडक्ट्स का होता है। दूसरे कई उद्योग में क्रूड ऑयल और इसके बाई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ने पर हर तरह की महंगाई बढ़ेगी। क्रूड के दाम बढ़ने से जिन उद्योगों की लागत बढ़ेगी उनमें टायर, प्लास्टिक, केमिकल, फर्टिलाइजर, रिफाइनिंग, एयरलाइंस, पेंट्स, फुटवेयर, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब शामिल है। शेयर बाजार में नुकसान कितना हुआ? अभी तो ये आम आदमी पर जो असर पड़ेगा। अब जो लोग थोड़ा पैसा बचा के शेयर बाजार में लगाते हैं, अब आप शेयर बाजार का हाल देखिए। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, तब क्या असर है शेयर बाजार पर। 2 फरवरी सेंसेक्स जो है वो सेंसेक्स से अब तक में 2326 पॉइंट गिर चुका है। 2 फरवरी से अभी तक। निफ्टी 717 पॉइंट। और 16 फरवरी से अब तक, ये आंकड़ा सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करते तो शायद आपको पता नहीं होगा। निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। सोच रहे हैं आप, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है और आम निवेशक का 11 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी सो अलग, महंगाई बढ़ेगी सो अलग, और जो पैसा रखा हुआ था और लगा रहे थे शेयर बाजार में क्योंकि धाएं धाएं ऊपर जा रहा था, वो डूब गया सो अलग। अब आप सोचिए, तो इसीलिए मनाइए कि युद्ध ना हो, क्योंकि वो लड़ेंगे और भुगतेंगे हम। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।